अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिज़नेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस का सब्जेक्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है वो कोई इतना पुराना नहीं है, ठीक है। बाकी कैफ के सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग कुछ ज़माने पुराना सब्जेक्ट है। 2003 में भी देखोगे आपको नज़र आएगा। लॉ का सब्जेक्ट आपको कुछ 2001 में भी नज़र आएगा। लेकिन BIA का सब्जेक्ट, इससे पहले इसको MFA कहा जाता था, ये सब्जेक्ट जो है वो 4 साल पुराना है। इसकी 8 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और 8 अटैम्प्ट्स के बाद ये सिलेबस चेंज हुआ है, नया जो है वो एजुकेशन स्कीम आ गई है, तो ये इतना पुराना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये लाया गया था, इसका एक ऑब्जेक्टिव था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक ही दफ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते थे और वो पढ़ते थे जाके डायरेक्ट CA फाइनल में BFD के सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो काफ़ी दफ़ा जो है वो ICAP को लोगों ने पुश किया कि एक ऐसा पेपर लेकर आएँ जिसमें बच्चा एटलीस्ट बेसिक्स पढ़कर आ जाए ऊपर, और फिर एडवांस चीज़ें वो जो है फाइनल में आके पढ़े। और फिर हुआ ये कि ये कोर्स का पार्ट बना, फिर ये इवॉल्व हुआ आहिस्ता आहिस्ता। इसमें कुछ चीज़ें डाली गई, निकाली गई, किताब बार बार चेंज हुई इसकी, लेकिन अब ये जिस फॉर्म और शक्ल में इस वक्त मौजूद है, आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट BFD का आधा कोर्स आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है जी। यानी अब BFD में जाके आपको ये परेशानी नहीं होगी, सेट हो जाएगा। तो आप कौन से बेटा सुनते जाएँ, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब BFD में जाके आपको इंशाल्लाह ताला एलियन फील नहीं होगा कि यार ये कोई बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। अच्छा जी, इसका नाम बिज़नेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस है और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो ICAP ने इसका नाम चेंज किया था और लोगों को लगा कि कोई इनसाइट्स और एनालिसिस डाल के कोई इसके अंदर कोई बड़ा नहीं, भाई ICAP डायनामिक नाम चाह रहा था कोई। पहले नाम था इसका मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतर नाम था, एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट नाम था, क्योंकि सिलेबस के अंदर हमारे पास मैनेजेरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस ही हैं, ठीक है जी। तो उसका नाम उन्होंने उठा के चेंज करके क्या कर दिया, बिजनेस इनसाइट्स एंड, और इसकी लॉजिक क्या थी, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बस उन्होंने कहा एक फैंसी सा नाम होना चाहिए, तो ये फैंसी सा नाम आ गया, ठीक है जी। बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये मेरा करियर है। मैं पहले KPMG में था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं क्वालिफाई हो गया, फिर मैं UBL गया, फिर मैं आरिफ हबीब गया, फिर मैं, ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं डाला गया, सिर्फ ये बताने के लिए डाला गया कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने का, BFD में फाइनल में पढ़ाता हूँ, तो मेरा पूरी आर्टिकल्स और पूरा जो है वो मेरा जो जॉब बेस्ड करियर था इंडस्ट्री में, सारा फाइनेंशियल सेक्टर में ही रहा, ठीक है जी। तो जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं 12 दफ़ा आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जी स्टॉक मार्केट ऐसे ऑपरेट करती है, देखें ये शेयर यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, मनी मार्केट ऐसे ऑपरेट करती है, तो आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। मैंने CFA का भी हिसाब किताब देखा हुआ है, FRA में क्वालिफ़िकेशन होती है, ठीक है जी। ये दोनों आपके लिए, इससे सब्जेक्ट के लिए बड़ी रेलेवेंट और पर्टिनेंट है। अच्छा जी, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास इस पेपर में ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, इसका असल नाम क्या था पहले, BFD। नाम क्यों चेंज हुआ, ऐसे ही उन्होंने कहा यार थोड़ा फैंसी सा नाम आना चाहिए, तो उन्होंने नाम कर दिया स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। जबकि इसका असल में जो है वो जो सही नाम है वो होना चाहिए था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, जो भी है, खैर। तो ये पढ़ोगे आप फाइनल में, ये उसका प्रीक्वल है। प्रीक्वल का मतलब ये पहले अगर MFA पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा जी, फिर अगर बात करें तो ये पूरे कैफ का सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के, आपको चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ोगे तो आप उसको रिलेट कर सकोगे प्रैक्टिकल मार्केट से, ठीक है जी। अच्छा देखो, ये जैसे आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते थे तो आपको
जो किताब में पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकली हुआ है, वो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मेडिकल पढ़ाई जाती है, किताब में जो होता है और जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है वो शायद इतना उसमें जो है वो ठीक ठाक बड़ा गैप होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही आप जो है वो मार्केट में देख रहे हो। तो ये रियल लाइफ के बड़े क्लोज सब्जेक्ट है, ठीक है। जो चीज़ें आप क्लास में सीखोगे, प्रैक्टिकली जब आप इंशाल्लाह ऑडिट पे जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्लाइंट्स के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्लाई हो रही होगी, तो ये सारी नॉलेज वहाँ काम आएगी आपकी, ठीक है। ये नहीं कि किताबी नॉलेज नहीं है कि आप सिर्फ किताब के हद तक, हाँ जी हमने एक बचपन में पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, ऐसा, फिर a² + b² + 2ab, आप सोच रहे थे कहाँ इस्तेमाल होगा। मैंने ज़िंदगी मेरी जो है ना वो ख़राब हो गई ये पढ़ पढ़ के और कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इस्तेमाल होगा भाई, ये ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, ये जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तुमने, और ऐसे ही अप्लाई करना है जैसे क्लास में पढ़ रहे हो। 19-20 का फ़र्क होगा ऑब्वियसली। अच्छा जी, हमारे कोर्स में ना पहले 2 एरियाज़ हुआ करते थे, अब इफेक्टिवली 3 एरियाज़ हैं। और 3 एरियाज़ हैं कौन से? मैनेजरियल एनालिसिस, ठीक है जी, फाइनेंशियल एनालिसिस और सस्टेनेबिलिटी। कितने? 3, मैनेजरियल, फाइनेंशियल और सस्टेनेबिलिटी, ये 3 एरियाज़ हैं। फाइनेंशियल वाले एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो इफेक्टिवली हमारे कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए कोर्स के, ठीक है जी। तो इसका कोर्स है थोड़ा सा लेंदी, बड़ा कोर्स है इसका, छोटा कोर्स नहीं है। मैनेजरियल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है जी, इसमें 3 चैप्टर्स हैं और इन तीनों को ज़रा सा मैं पहले ना ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कि हैं क्या तीनों, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है हमारी, ठीक है, जैसे हमारे पास हमारा इदारा है सर, ठीक है जी, हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज है हमारा, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, हमारे कॉलेज में जैसे ARTD हमारा इदारा है सर, इस कॉलेज के कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी, कुछ हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? ताहा जवाब दे रहा हूं मेरे बच्चे जी। हमारी स्ट्रेंथ्स ये कि जी हमारा टीचर्स जो है हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारा शायद जो सिस्टम है, पोर्टल है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। हमारा जो है वो स्टूडेंट अफेयर्स जो है वो हमारा माशाल्लाह स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है हमारी? चलो जी मैं मान लेता हूँ आपकी एडमिन हमारी वीकनेस है, और जी ज़्यादा रश आ जाता है तो आराम से मैनेज नहीं हो पाता। कैंपस में सर जो वॉशरूम्स हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं, तो कैंपस आने का दिल नहीं करता, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे इदारे के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, बुराइयाँ नहीं कहूँगा मैं, कुछ कमियाँ, कुछ वीकनेस है, ऐसा। अच्छा, इदारे के बाहर अगर देखो, इदारे के बाहर क्या है? इदारे के बाहर हमारे पास हैं लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है जी। जैसे हमारे कंपेटिटर्स, ऐसा ऐसा है नहीं है, कंपेटिटर्स हैं हमारे, कंपेटिटर्स बहुत सारे हमारे कॉलेजेस हैं, ठीक है जी। फिर ना 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 सर, हमारे कुछ सप्लायर्स हैं, फिर हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, फिर हमारे कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, बता रहा हूं मैं, और कुछ चील की निगाहों से बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यू एंट्रांट्स, ठीक है जी। गौर सुनना, मुकद्दस में जवाब देता हूं मेरा बच्चा इसका। हमारे सप्लायर्स कौन? ये पोर्टल प्रोवाइड करता है हमारा सप्लायर, इंटरनेट सर्विसेज हमारा सप्लायर प्रोवाइड करता है, ऐसा। सर जो हमारे काम को फैसिलिटेट करने के लिए हम बाहर से कुछ सर्विस लेते हैं, ये कौन है? हमारे सप्लायर। मेजॉरिटी या मेजर सप्लायर इसमें कौन है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है हमारा, पोर्टल प्रोवाइडर है हमारा, ठीक है जी। ये हमारे सप्लायर्स हैं। ये कहाँ मौजूद है? कंपनी के अंदर नहीं, सारी कंपनी के बाहर मौजूद है। हमारे कस्टमर्स, क्रूअली स्पीकिंग, फाइनेंशियली स्पीकिंग, आप हमारे कस्टमर्स हो, ऐसा है नहीं। कंपेटिटर्स कौन है हमारे? दूसरे कॉलेज हैं, ऐसा है नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट वो क्वालिफिकेशंस हैं जो CA नहीं है, जिसमें हमारा बच्चा जा सकता है। ACCA है, MBA है, ठीक है जी, और बहुत सारे जो है वो क्वालिफिकेशन हैं जो हमारे पैरेलल चल रही हैं, ऐसा। फिर न्यू एंट्रांट्स हैं। इसी क्लास में बैठा हुआ एक लड़का सोच रहा है कल मैं भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह का एक सेटअप बनाऊंगा और पढ़ाना शुरू कर दूंगा। एक बंदा और सोच रहा है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा, कह रहा है यार ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें हम पैसा लगा के कमाई कर सकते हैं। वो सोच रहे हैं इस वक्त। ये कौन है? हमारे न्यू, ये हमारे कंपेटिटर्स नहीं है, अभी पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं, ऐसा है। मुझे बताओ ये 5 लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सप्लायर चीज़ें महंगी कर दे
पोर्टल महंगा हो जाए, इंटरनेट सर्विसेज महंगी हो जाए, तो मैं फिर खाल आप क्यों उतारूंगा? क्यों? मेरा खर्चा बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? उसको पास ऑन करूंगा, फी बढ़ा दूंगा। ऐसा आप लोग मुझे तंग कर सकते हो? हाँ सर, आप आज कहें कि जी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जी इलेक्ट्रिसिटी, ये इंटरनेट सही नहीं है, पोर्टल सही नहीं है, ठीक है जी, मैं प्रेशर में आऊंगा। या आप मुझे कल प्रेशराइज करोगे, जी पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप, कम करो, तो मैं ये प्रेशर क्या करूंगा? फील करूंगा। ऐसा है, कंपेटर्स मुझे प्रेशराइज कर सकते हैं। हाँ सर, आज एक कंपेटर अनाउंस कर दे कि जी मैं एक सब्जेक्ट 500 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है जी, और एक सब्जेक्ट के साथ 4 फ्री, तो मुझ पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। अच्छा, मेरे सब्स्टिट्यूट्स हैं, कल कोई ऐसी क्वालिफिकेशन मार्केट में आ जाए जो सीए से क्या हो, बेहतर हो, जिसकी मार्केटेबिलिटी सीए से बेहतर हो, जिसको करने के बाद लोगों की सैलरी शायद सीए से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? एक हमें जो है प्रेशर दे रहा है, नहीं दे रहा है? न्यू एंट्रांट्स वो देख रहे हैं बैठ के, यार एक कॉलेज ही तो खोला है इसने, 50-60 लाख रुपए का सामान होगा कॉलेज के अंदर मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता सामान क्लास के अंदर, जो पूरी कैंपस के अंदर किराए का कैंपस है, ठीक है जी, ये सारे टीन टपाड़ मिला लो तो कोई 10 लाख रुपए का हिसाब किताब होगा, तो 1 करोड़ के अंदर तो कॉलेज खुल जाता है। तो ये तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा है नहीं? तो मुझे बताएं सर, अगर ये हमारी इंडस्ट्री में आना आसान है मुश्किल है? आना आसान है, सस्टेन करना मुश्किल है। ऐसा तो न्यू एंट्रांट्स के आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी हो जिसमें कोई भी बंदा आके मुंह खोल के दुकान खोल ले और आपका बेड़ा गर्क कर दे, आपको प्रेशराइज करेगा वो? ये हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड है। ऐसा अंदर क्या है हमारा टीचिंग मेथड, हमारा पोर्टल, ये हमारे टीचर्स, ये क्या है? इंटरनल वॉशरूम्स हमारे, ये क्या है जी? वीकनेस है हमारी। कंपनी के अंदर आपके पास रिसोर्सेज होंगी, सर्विसेज होंगी, उसमें आपको नजर आएंगी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स को क्या करोगे? और बेहतर बनाओगे। वीकनेस को क्या करोगे? कम करने की कोशिश करोगे कंपनी के अंदर। बाहर देखोगे तो ये गिद्ध नजर आ रहे हैं 5, इनको क्या करना है? हमने मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना है। इनके एक्ट्स को, इनके काम को रिस्पॉन्ड करना है। मेरा कंपेटिटर प्राइस कम करेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा कंपेटिटर बेहतर सर्विसेज देगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, हम कंपनी के अंदर की चीजों को रीड करते हैं या बाहर की चीजों को? दोनों को रीड करते हैं। अंदर की चीजों को रीड करना इंटरनल एनालिसिस है। आज अगर मैं बैठूं और मैं कहूं जी हमारी टीचिंग में क्या खामियां हैं, हमारे टीचर्स में क्या कमियां हैं, हमारे कैंपस में क्या कमी है, हमारे पोर्टल में क्या कमी है, हमारी एडमिन में क्या कमी है, ये क्या है? इंटरनल एनालिसिस। बाहर देखना शुरू करें, कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, न्यू एंट्रांट्स के आने के चांसेस क्या हैं, ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। तो हम इस सब्जेक्ट में दोनों एनालिसिस पढ़ेंगे, कंपनी के अंदर की चीज भी पढ़ेंगे और कंपनी के बाहर की चीज भी पढ़ेंगे। तो मैनेजरियल एनालिसिस में 2 पार्ट्स क्या हैं? इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। ऐसा है। तीसरा पार्ट क्या है वो सुनना, जरा और सुनना अच्छे तरीके से। मुझे एक बात बताओ सर, मैं ये कॉलेज चला रहा हूँ, ठीक है जी, ये अज्यूम करो 2 मिनट के लिए मैं एक एग्जांपल आमतौर पर जनरली देता हूँ। मिसाल के तौर पर सर, मैं के इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है जी। अभी खैर आपने सुना होगा कि हमारे बड़े ज़बरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने अभी रिज़ाइन किया रिसेंटली। मेरे जो है वो आप ये कह लें कि बड़े खैरख्वाहों में से हैं, मेरे उस्तादों में से हैं, मोनिस अलवी साहब, उन्होंने भी रिज़ाइन किया। अब उनकी जगह जो है वो एक नया सीईओ आएगा। अज्यूम करें वो नया सीईओ आता है, ज्वाइन करता है और उसको कॉल जाती है हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरफ से। मैं वो नया सीईओ हूँ, मेरे पास कॉल आती है किसकी? सूबे के चीफ मिनिस्टर की। क्या मुझे उसको जवाब देना चाहिए? मैं जवाब दूँ उसको? हाँ भाई मैं जवाब दूँ उसको, उससे मुझे लाइसेंस दिया है बिजली का सारा हिसाब किताब चलाने का, मैं जवाब दूँ उसको। उसने मुझे कहा कि आप 1 यूनिट बिजली जो बनाते हो कितने की बनती है? मैंने कहा सरकार 10 रुपए की बनती है। उसने कहा बेचते कितने की हो? मैंने कहा सरकार 18 रुपए की बेचती। उसने कहा अच्छा 10 रुपए की बनाते हो, 18 की बेचते हो? मैंने कहा जी सर ऐसा ही है कुछ। उन्होंने कहा काम करो, ये जो प्रॉफिट कमाते हो किसको दे दूं? मैंने कहा सर के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स हैं इतने सारे, उनको देते हैं हम। तो उसने कहा अच्छा। तो चीफ जो हमारा चीफ मिनिस्टर है उसने कहा आप एक काम करें, इसको अगले 3 महीने के लिए ना 10 रुपए की बेचें। कितने की बेचें? मैंने कहा यार अगर मैं इसको 10 रुपए की बेचूंगा इस बिजली को, तो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव मैं तो बेड़ा गर्क कर दूंगा शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स ने तो मुझे अपॉइंट किया है इस चीज के लिए कि मैं उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाऊं।
आप मुझे कह रहे हो कि मैं इसको 10 रुपए की बेचूं, तो चीफ सीईओ क्या नाम है उसका, हमारा चीफ मिनिस्टर ने हमें कहा कि भैया अगर ये नहीं करोगे ना भाईजान नौकरी से फारिग कर देंगे हम आपको, आप देख लें। फिर ऐसा प्रेशर आएगा, फिर केसेस आएंगे आप पे, फिर यहाँ वहाँ से डंडा आएगा, फिर आप राह चलते कहीं गायब भी हो जाएंगे। ठीक है जी, आप देख लें फिर आप। ठीक है जी, अब बताओ मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ इस कंपनी का, मेरी हालत टाइट है, 10 रुपए का यूनिट बेचूं तो नौकरी भी सेफ, जिंदगी भी सेफ, नुकसान किसका? और अगर 18 रुपए की बेचूं तो शेयर होल्डर्स तो सेफ रहेंगे, उनका रिटर्न भी सेफ रहेगा, उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे ये बंदा लटका देगा, नौकरी से निकाल देगा, कहीं गायब करवा देगा। ठीक है जी, ऐसा है या नहीं? क्या करना चाहिए मुझे? हैं? ये चीज आप सीखोगे एथिकल डिसीजन मेकिंग में। एथिकल डिसीजन मेकिंग में आपको एक डिलेमा में फंसाया जाएगा। डिलेमा ये होगा कि भाई एक तरफ भी गंद है, दूसरी तरफ भी गंद है, और आपने क्या करना है? लेसर इविल को पिक करना है, ऐसा आपने डिसाइड करना है। वो डिसीजन हम लेना सीखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब बताएं, हमने मैनेजेरियल एनालिसिस में 3 चीज़ें पढ़नी है। क्या चीज़? इंटरनल एनालिसिस, कंपनी के अंदर की चीज़ों को देखना है, एक्सटर्नल एनालिसिस, कंपनी के बाहर की चीज़ों को देखना है, इन 5 लोगों को देखना है, और एथिकल डिसीजन मेकिंग हमने देखनी है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में एथिकल डिलेमा क्या है? जब आप 2 शैतानों के बीच में फंस जाओ, चाचा की बेटी या मामा की बेटी हैं, आप फंसे हुए दोनों में, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाना चाहिए, एक के अलग फायदे हैं, एक के अलग नुकसानात हैं, ऐसा है। तो ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव फंसा था, इसको करना क्या चाहिए था, ये सीखोगे आप एथिकल डिसीजन मेकिंग में। 2 मॉडल्स पढ़ोगे, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आऊँ, हमारे पास मैनेजेरियल एनालिसिस में इफेक्टिवली 3 चीज़ें, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। इसके नंबर है 30 से 40, लेकिन पेपर का पैटर्न ऐसा बन गया कि 30 से ज़्यादा पूछ नहीं सकता एग्जामिनर। ठीक है, फंस गया, इतना सारा कुछ डल गया सिलेबस में कि इस पे एक सर्टन नंबर से ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक है जी, उसकी वजह ये है कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें, कोर्स कवर करना होता है एग्जामिनर को आमतौर पे, तो इससे आमतौर पे आता है जी तकरीबन 30 नंबर का एरिया। ठीक है जी, और अगर आप इसको लिख लोगे ना, यकीन करो आपके पास ये एक सबूत के तौर पर रहेगा कि यार हमने ये चीज़ें कवर करनी है। ठीक है जी, ये थ्योरी का पार्ट है। अच्छा भाई, एक चीज़ दिमाग में रखना, डीएसआर में तो शायद फहद बुला लो उसको, डीएसआर में तो शायद थ्योरी आएगी, शायद, इसमें बिल्कुल नहीं आती है थ्योरी। ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, ये 3 चैप्टर्स हो गए। अच्छा, इन 3 चैप्टर्स में याद रखिएगा प्योर केस स्टडीज़ आती हैं, केस आता है और आपने उस केस को एनालाइज करके जवाब देना होता है। ये याद रखना है, इसकी थ्योरी का रट्टा मारोगे तो कंफर्म फेल हो जाओगे। समझ के थ्योरी जानी है, अच्छे से रीड करना है, हेडिंग जहन में रखनी है, और सवाल जो है ना उसको पिक करना है कि इसका जवाब मैंने किस। ठीक है जी, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आ रहा होता है, तो यहाँ से भी जवाब देना है, वहाँ से भी जवाब देना है। तो फिर बता दूं कि इसकी थ्योरी आपने प्रॉपर्ली रीड करनी है, तमीज़ से रीड करनी है, तरीके से रीड करनी है, मोटी मोटी हेडिंग्स याद कर लेनी है, और जवाब किस तरह देना है, केस स्टडीज़ पे। ठीक है जी। अच्छा, हमारी कोई 70 के करीब केस स्टडीज़ ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है जी, वो तो आपने करनी है सॉल्व। ठीक है जी, फिर कुछ केस स्टडीज़ ऐसी होंगी जो मैं ड्यूरिंग दी कोर्स बनाता रहूँगा, आपको देता रहूँगा कि भाई ये केस स्टडी भी सॉल्व करनी है, क्लास में हम सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी जो है वो आपके पास 70 के करीब केस स्टडीज़ जो है वो आपको उसके अंदर मिलेंगी, वो आपको रिकॉर्डेड देखनी है। ठीक है जी, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, जब आपका मूड हो, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसकी 10 केस स्टडीज़ आपने उठा के सॉल्व कर ली। ठीक है जी, हमें बताया गया है कि इसमें थ्योरी आती है। चलो एक काम करते हैं, इस बच्चे ने एक बात बोल दी है तो हम अभी इसको थोड़ी देर में ना उससे देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड हनी सिंह, इंसान बन जा। अच्छा जी, अब मैं शक्ल देख ले भाई मेरी, एक पेपर खोल लेते ना, मेरा आइडिया हो जाएगा। इसमें आती है थ्योरी, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि इसमें थ्योरी आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अच्छा जी, एक पेपर हम देख लेते हैं ना, मेरा आइडिया हो जाएगा पेपर का। ना कहाँ गया, सॉरी, स्टूडेंट्स में जाके स्टडी रिसोर्सेज, यही है, लास्ट अटेम्प्ट वाला पेपर देख लेते ना। ना कितने लिंक्स हैं भाई, खोल दे यार। ये पेपर है, ये एमसीक्यूज हैं, 10 नंबर के एमसीक्यूज हैं, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये रटा है नजर आ रहा है वहां पे सामने हैं, ESG सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है जी, इकोनॉमिक, सोशल और गवर्नेंस के ऊपर है। अच्छा, फिर ये क्या है जी, ये एक और केस स्टडी है, ऐसा है, वो बिल्कुल बेसिक है, यहां तुम जरा ढंग से पढ़ोगे। अच्छा, फिर ये क्या है जी, ये एक और केस स्टडी है, और फिर ये क्या है जी, ये एक और केस स्टडी है। तो जो थ्योरी के बारे में आपने कहीं से सुना होगा ना, वो किसी और क्वालिफिकेशन की बात हो रही होगी, वो सीए की बात नहीं हो रही होगी। कोई मसला नहीं है मीर साहब, अभी सेट हो जाएगा सब, सेट हो जाएगा सब अभी। इन शॉर्ट ये बता दें बस, ठीक, मैं बता देता हूँ उसको, दानिश भाई जी। इसका कितना पोर्शन आप मतलब खुद कराएंगे? ये एक बंदा आएगा मेरे साथ, वो कराएगा, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं हम, रुक जाओ बात कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारी प्रेजेंटेशन, कहाँ गया, रुक जाओ। अच्छा, ये हो गया। फिर हमारे पास आता है जी फाइनेंशियल एनालिसिस। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम सारे मामला को देखते हैं। ये हमारा जो है वो कौन सा पोर्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन है, उसमें 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन है रिस्क मैनेजमेंट का, इसके नंबर कितने, 20 से 30। ऊपर के 3 चैप्टर्स हैं या 3 हिस्से जो है वो प्योर प्रैक्टिकल है, और नीचे वाले जो 2 हिस्से हैं वो अगेन थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन उस पर भी क्या बन के आ सकता है, केस बन के आज तक नहीं आया। आज तक ये नीचे वाले 2 हिस्से सिर्फ एमसीक्यूज में टेस्ट हुए। जो चीज़ें टेस्ट हुई हैं वो सिर्फ कौन सी हुई हैं, ऊपर की 3, ठीक है जी, वैक, फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये तलहा मैं बता देता हूँ बेटा, रुक जाओ जी मेरा बच्चा। 70 जो केस स्टडी है उसमें इसकी भी शामिल है, 2 केस स्टडीज, ठीक है, लेकिन मेजर केस स्टडीज जो है वो उसकी है, ऊपर वाले पोर्शन की। उसकी वजह ये कि अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन अगेन किसी अटेम्प्ट में जब ये टेस्ट होगा ना, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा लोगों के लिए, उसके लिए तैयार नहीं होंगे लोग। ऐसा है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो भाई, ये बड़ा लास्ट जो है वो अटेम्प्ट से पहले एक बड़ा हवा उठा हुआ था कि यार जब भी आई कैप कोई नया चीज़ टेस्ट करती है तो वो 8 नंबर से ज़्यादा नहीं कर सकती। वो जनरल बात है, लेकिन जब पूरे का पूरा एजुकेशन स्कीम चेंज हुआ होता है ना, तो उसमें फिर ये चीज़ नहीं देखी जाती है, ठीक है जी। ये मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी T1 है, यहाँ पे 8 नंबर का टेस्ट होना चाहिए था, 11 का क्यों टेस्ट हो गया भाई? वो पहली अटेम्प्ट है, उसमें वो पूछ सकता है चीज़ें। अब चीज़ें जो है वो, अब अगर कोई नया टॉपिक आया कोर्स में तो फिर वो 8 नंबर का टेस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें टॉप 3 जो है वो प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है जी। नीचे वाले 2 क्या हैं, वो रीडिंग करनी है आपने ढंग से, और उस पर शायद की स्टडी आ जाए। अगेन कोर्स इतना बड़ा है, एग्जामिनर अगर ऊपर वाले 2 पे ढंग से सवाल बना देना, 30 उसी में पूरे हो जाते हैं, ठीक है जी। नीचे वालों के लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन किसी अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने सोचा कि बहुत जिंदगी में सवाब कर लिए, चलो कुछ बदवाएं कमाएं, वो क्या करेगा, ऊपर वाले 3 छोड़ के नीचे वालों पे सवाल पूछ लेगा, ठीक है जी। आपने तैयारी क्या करके जानी है कि ऊपर तो आता ही आता है, मुझे लग रहा है जबा नीचे वाले 2 चैप्टर्स टेस्ट हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है भाई, प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप ये सोच के जाओगे कि यार अच्छा मैं प्रैक्टिकली बताऊं, ऊपर वाले 3 चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि जिसके बगैर पेपर नहीं लगेगा। यानी ये खंबे हैं सर जिस पे पूरी इमारत खड़ी है, तो एग्जामिनर इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या पता वो कहे कि जी हेलीकॉप्टर है, हमने उससे छत संभाल ली है,
पिलर चाहिए नहीं है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है जी। तला बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ जी मेरा बच्चा। क्या चीज? वैक इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं। अच्छा जी, फिर हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर ही दूसरा पार्ट 25 से 30 नंबर का, इसके अंदर भी कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। अच्छा जी, इन 5 चैप्टर्स में 2 सवाल टेस्ट होते हैं, कोई 2 सवाल इसमें से टेस्ट होते हैं। जो पहला और तीसरा है ना, ये 8 में से 6 अटेम्प्ट्स में ये टेस्ट हुआ है। तो जो बीच वाला टॉपिक है ना, वर्किंग कैपिटल, ये कोई 2 अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट में लोगों ने कहा ऐसे ही हो गया, नहीं आएगा, 15 नंबर का सवाल आ गया इससे। तो अब बताओ तुम लोग कौन से प्रिपेयर करके जाओगे? नीचे वाले 2 खास तौर पे, ठीक है जी, क्योंकि ये नहीं आया आज तक। ऐसा है जी। हाँ मरियम, अभी ये तुम्हारा एक वैलिड सवाल है, इस पर मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, ठीक है। कि अब कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जो इंटेंजिबल्स का चैप्टर है वो तो नया है, और अब तो नया कोर्स भी नहीं है, नई एजुकेशन स्कीम भी नहीं है, तो क्या वो 8 नंबर के लिए टेस्ट होगा? मैं आपको इस पर कल जवाब दूंगा, ठीक है जी। बता रहा हूँ बेटा, इस पूरे कोर्स में सिर्फ एक चीज़ T1 है, सस्टेनेबिलिटी, बाकी सब T2 है। एग्जामिनर ने कहा मैं अपने हाथ में सारा सिलेबस रखूँगा, जो चीज़ मैंने करना होगी वो चीज़ मैं करूँगा। ऐसा है ना, डर लग रहा है ना, इतना खतरनाक, इतना लंबा कोर्स, 5 टॉपिक, ये पीछे 4 टॉपिक, पीछे 3 टॉपिक, ऐसा। अब आगे भी एक टॉपिक है, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा कोर्स है, बताता हूँ मैं, रुक जाओ। बढ़े हम आगे, कर लिया कॉपी? अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना वो नया एरिया ऐड हुआ था लास्ट टाइम, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली होती क्या है? क्या होती है जी सस्टेनेबिलिटी? हम कह रहे हैं यार देखो, हमारी ये जो करंट नस्ल है ना, ये कुदरती वसाइल को इस्तेमाल कर रही है, ऐसा है नहीं है। पेट्रोल हम सारा यूज़ कर रहे हैं, ज़मीन जो है वो हमने खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, हम खाते पीते जा रहे हैं। हमारे बाद भी तो नस्लें आनी है, नहीं आनी है? उनको हम क्या दुनिया छोड़ के जाएंगे? ये आप पढ़ोगे सस्टेनेबिलिटी के अंदर, ठीक है जी, कि हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसी दुनिया छोड़नी है कि वो भी जिंदा रह सकें। अब एक बंदा सोच रहा है हमें इससे क्या लेना देना, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें क्या लेना देना, हमें क्यों पढ़ाया जा रही है? और भाई एक कंपनी जो है ना, एक सिटीजन है, कंपनी एक पर्सन है ना लॉ की नज़र में। तो एक एनवायरनमेंट में एक कंपनी रहती है, वो कंपनी गंदा पानी भी जो है वो समंदर में छोड़ रही है, वो कंपनी आलूदगी भी जो है वो छोड़ रही है। आप जब उसको पकड़ने जाते हो कहता है मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी, मैं तो जी कंपनी हूँ। कंपनी नहीं हो, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है जी। तुमने आगे आने वाली दुनिया को, आगे आने वाली नस्लों को क्या देना है? एक ऐसी दुनिया जिसमें वो जिंदा रह सकें, ऐसा है। तो ये आप इसमें जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे। ये हो गया पूरा कोर्स। कितने चीज़ें होंगे सर इसमें? 4 चीज़ें होंगे। चैप्टर्स कितने हो गए जी? 3 पहले, 14 चैप्टर्स हो गए। सिर्फ ये T1 है, ये मासूम सा एक चैप्टर T1 है, बाकी सब क्या है? T2 का मतलब क्या होता है? 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है उससे। इसमें जो प्रैक्टिकल साइड है ना, उसमें तो 15-15 नंबर के सवाल आ जाते हैं, थ्योरी वाले पे हार्डली को 12-10 इस तरह के सवाल आ रहे हैं। अब ये है रिजल्ट इसके। आप रिजल्ट चेक करो, माशाल्लाह पहली अटेम्प्ट में रिजल्ट आया था 37%। उसके बाद आप लगातार देखो 46, 50, 48, 54, 45, 54, 53। ऐसा क्यों? नहीं, ये रीज़न है। कॉस्टिंग पास होने वाले इसमें 3 अटेम्प्ट्स होंगी जिसमें रिस्ट्रिक्शन डली थी। ऐसा क्यों? इसके 2-3 रीज़न्स हैं। इसके 2-3 रीज़न्स ये हैं कि लोग जो पेपर का अगर तुम कॉम्बिनेशन देखो ना, तो उसमें प्रोडोमिनेंटली जो प्रैक्टिकल वाला साइड है ना, न्यूमेरिकल वाला, वो तकरीबन 55 मार्क्स का आता है। उस पे लोग हाथ साफ करके चले जाते हैं,
ज़बरदस्त तरीके से, MCQs अच्छे कर लेते हैं। जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, उसमें हाथ पांव मार के पेपर पास कर लेते हैं। ये अगर पेपर पूरा थ्योरी होता ना, बेड़ा गर्क हो जाता। ये अगर पूरा प्रैक्टिकल होता तो भी बेड़ा गर्क हो जाता। तो मसला ये है कि इसमें कुछ चीज़ों के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग उसमें बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। अभी 2 अटेम्प्ट्स पहले तक सस्टेनेबिलिटी भी नहीं था, और जो प्रैक्टिकल साइड थे उसमें भी 3 चैप्टर नहीं थे। ये तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में डले हैं सारी चीज़ें, ताकि यार इसको थोड़ा तो बीफअप करो। ये तो ऐसा पेपर बन गया कि यार इसके अंदर भंगी भी आगे पास हो जाता। ठीक है जी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से हम 2700-2800 बच्चा इसका पढ़ा रहे हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में पेपर देती है ना, उसका 50% हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पेपर ऐसा है कि अगर आपने इसकी ढंग से तैयारी कर ली ना, अच्छी तैयारी कर ली प्रैक्टिकल साइड की, और थ्योरी पे आपने केस स्टडीज़ पे हाथ साफ कर लिया, ये पेपर रुकता नहीं है। ये पेपर नहीं रुकता, ये निकल जाता है पेपर, मसला नहीं करता। मैंने आपको कहा था टेक्निकल बहुत है, कोर्स बहुत लंबा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि जब सेगमेंटेशन हो जाती है ना, आपको पता चल जाता है भाई इस एरिया से इतने आने, इससे इतने आने, इससे इतने आने, तो आप अकॉर्डिंगली तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। ऐसा। अच्छा जी, बात करते हैं सारी चीज़ों पे। अच्छा, फिर ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, आप ये चीज़ नोट करो। ये पुराने रिजल्ट्स का ना एक ब्रेकअप है कि MCQs जो मार्क्स आते हैं ना, MCQs जो आते हैं, उसमें आप देखें ओवर द पीरियड लोगों की पासिंग परसेंटेज बढ़ती जा रही है। यानी 85% लोगों ने सितंबर 2025 में MCQs में पासिंग मार्क्स ले लिए थे। MCQs 10 होते हैं तो 5 सही कर लिए थे। ठीक है जी, यानी MCQs से पासिंग मार्क्स निकाल लिए थे 85% लोगों ने। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ऐसा तो इसका मतलब MCQs किस तरह के आते हैं? MCQs ऐसे होते हैं, अगर किसी ने कोर्स ढंग से पढ़ा हो ना, तो वो आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो लोगों के यहीं से 8-10 नंबर निकल आते हैं। एक फजूल आदमी के भी इधर से 6-7 नंबर निकल आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, मैं किसी को फजूल नहीं कहता, फजूल कहने का मतलब ये कि किसी ने तैयारी ना की हो। ठीक है जी, बंदे तो सारे अच्छे हैं। अच्छा, मैनेजरियल फाइनेंशियल पार्ट देखो, 50% के करीब आधे लोग यहाँ भी पासिंग मार्क्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ भी पास, एवरेज निकालो 70% बच्चा तो इन दोनों को करके पासिंग मार्क्स ले लेता है। बाकी क्या रह गया? उस थ्योरी में भी देखो लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। 1/3 लोग इस थ्योरी में भी आराम से पासिंग मार्क्स ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये कि यार एक बड़ा नंबर जो है वो पेपर में पास हो जाता है, इवन अगर वो तैयारी रीजनेबल भी करके चला जाए, तरीके से चीज़ें पढ़ ले। देखो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप एक चीज़ से मुझे बहुत चिढ़ लगती है इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। आप एक चीज़ पढ़ रहे होगे, आप कहेंगे सर ये तो नहीं है, ये तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, ये तो लग रहा है किताब में तो बड़े आसान दिए हैं। आप जब पेपर खोलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार जो चीज़ें मैं आपको फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक उस लेवल पे कराऊंगा जो BFD का लेवल, फिर आपको आपके पेपर का लेवल कंपैरेटिवली क्या लगेगा? आसान लगेगा। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इस क्लास का एवरेज बच्चा भी जो प्रैक्टिकल साइड है ना, उसमें 60 में से 50 नंबर ले लेगा। ठीक है जी, या 40 भी ले ले। फिर पीछे आपके पास MCQs भी पड़े हैं, उसमें आप बक्कड़ बम्बे बो करके भी अगर आप मारते रहो तो भी आपके 4-5 आराम से सही हो जाते हैं। ऐसा है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक एनालिसिस रखा था। अब हम बात करते हैं जी एग्जामिनर कमेंट्स की समरी। एग्जामिनर कमेंट्स पिछले 8-9 अटैम्प्ट्स के उठाओ ना, 8 अटैम्प्ट्स के दोस्त ने कहा जी ये उसकी समरी है। ये मैंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर डाला, मैंने कहा जी 4 ऐसे पॉइंट्स बताएं जो एग्जामिनर बोलना चाह रहा है। उसने कहा ये 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हमारा रिजल्ट 45 से 54% के बीच में ही रहा है। इतना बड़ा रिजल्ट आई कैप के किसी भी पेपर का लगातार नहीं रहा। एक आध अटेम्प्ट में हो जाता है, 50 आ जाते हैं एक आध अटेम्प्ट में कि 50% लोग पास हो। लगातार इतना रिजल्ट किसी भी पर्चे का नहीं रहा। फिर उसने कहा जी परफॉर्मेंस इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स। उसने कहा जी प्रैक्टिकल साइड पे लोग बड़ा जबरदस्त काम करके आ जाते हैं और इसी से उनका रिजल्ट बन जाता है। ठीक है जी। इंप्रूवमेंट व्हेन स्ट्रांग, डिक्लाइन व्हेन वीक। उसने कहा जब इसमें परफॉर्मेंस अच्छी होती है रिजल्ट अच्छा हो जाता है, और जब इसमें लोगों की परफॉर्मेंस कम होती है तो रिजल्ट बैठ जाता है। रिजल्ट बैठने को भी एग्जामिनर कितने % रिजल्ट को बैठना कह रहा है? 45%। भंगियों 45% बीकॉम का रिजल्ट नहीं आता।
इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है वो भी तकरीबन 30% होता है। 70% बच्चे मैट्रिक और इंटर में फेल हो जाते हैं। यहाँ आई कैप क्या कर रहा है 50%, यानी इस क्लास की आधी क्लास पास हो जाए एवरेज बच्चों। अच्छा, और मैं आपको बताऊं 20 से 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा सेशन नहीं पढ़ते हैं, एंड में पेपर देने के लिए फ़ी जमा करा देते हैं, ये सोचते हैं कि 2 महीने बाकी हैं इसके लेक्चर हो जाएंगे, और वो नहीं देख पाते हैं, और वो सिर्फ क्या करते हैं पेपर में जाके बैठ के वापस आ जाते हैं। 20 मार्क्स से भी उनके मार्क्स कम होते हैं, 20% लोग ऐसे होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ 80 में से 50 पास हो रहे हैं, ऐसा है। फिर उसने कहा थ्योरेटिकल सेगमेंट रिजल्ट्स रिमेन्ड लार्जली अनचेंज्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एग्जामिनर कमेंट्स की समरी है, और ये मैंने भी नहीं बनाई है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी स्पेसिफिक एरियाज लाइक बजटेड कैश फ्लोज एंड वैक सेक्शन बी कॉज डिप्स इन परफॉर्मेंस। अच्छा, आप देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं प्रैक्टिकल साइड में जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे। छोटे छोटे सवाल हैं। 12 नंबर का एक सवाल है फॉरेक्स का, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में आया है। कितना टाइम लगा उसको सॉल्व करने में? हार्डली 6 मिनट। 6 मिनट में 12 मार्क्स का सवाल ग्राउंड, 10 मिनट में ग्राउंड। आपकी स्पीड ज़्यादा है, 6-8 मिनट में ग्राउंड। स्पीड थोड़ी सी कम है, आप 10-12 मिनट लगा देंगे। 12 नंबर का सवाल ग्राउंड। उसी पेपर में 13 नंबर का एक बजटिंग का सवाल है जिसको सॉल्व करने में 40 मिनट लगे होंगे लोगों को, ठीक है जी। तो कुछ पार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मजदूरी कम है उसमें, और कुछ पार्ट ऐसा है जो टेक्निकल से ज़्यादा मजदूरी ज़्यादा है उसमें। बजटिंग का एक सवाल है जी, सेल्स की फिगर ढूंढने के लिए 4 काम करने, मटेरियल की फिगर ढूंढने के लिए 3 काम करने, ओवरहेड्स की फिगर ढूंढने के लिए 6 काम करने। उसमें क्या लगेगा आपको? टाइम लगेगा। और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हाईली टेक्निकल होगा, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, आपको चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये पेपर ऐसा है कि बड़ा ही कोई टुन किस्म का इंसान होना तो वो बाहर आके कहता है मेरे 25 नंबर रह गए। अदरवाइज इस पेपर में लोगों के नंबर्स भी आम तौर पे नहीं छूटते हैं, वो पेपर अच्छा खासा कवर करके आ जाते हैं। ऐसा है मेरे प्यारे भाई। तो ये थे हमारे एग्जामिनर साहब के कमेंट्स। अच्छा, ये उसी को आगे मैंने मतलब एग्जामिनर के एग्जैक्ट कमेंट्स हैं। मैं एक आध कमेंट आपके सामने रीड कर देता हूँ। ये कह रहा है ओवरऑल रिजल्ट 54% है, विच इज़ बेटर देन द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 48%। द इम्प्रूवमेंट इन द रिजल्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस इन दी न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है जी। फिर उसने कहा जी ये वाला रिजल्ट 48% है, पिछला 50% तक डिप आया है। कितना बड़ा डिप है? वो कह रहे ये परफॉर्मेंस लोअर परफॉर्मेंस थी किसमें? न्यूमेरिकल में। फिर उसने कहा जी 50% रिजल्ट आया है कंपैरेटिवली 46% के, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस इन न्यूमेरिकल पोर्शन। तो मुझे बताओ इसके आप जितने कमेंट्स पढ़ते जाएंगे वो आपको यही बताता जाएगा कि लोगों के नंबर्स वाले पोर्शन में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, वो पेपर निकाल लेते हैं, ऐसा। अच्छा भी फिर पूरे कोर्स में मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखना, ठीक है जी। इसके पास पेपर्स बहुत आसान है, वो सॉल्व करके ख़ुद को चीता नहीं समझना कि यार मैं तो बड़े ज़बरदस्त काम कर दिया। पास पेपर तो मैं ऐसे ऐसे उठा के सॉल्व कर देता हूँ। सुबह उठता हूँ और शाम तक 8 अटैम्प्ट के पास पेपर्स के फॉरेक्स के सवाल तो मैंने 1 मिनट में पढ़ा दिए भाई, तो मेरी तैयारी होगी। नहीं, आप हर अटैम्प्ट में देख रहे हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है उसका लेवल, ठीक है जी। लास्ट अटैम्प्ट में उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल दी सवाल में, किताब में कोई कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी। पेपर आया तो मैं पेपर देखा, मैंने एक ईमेल डाल दी, मैंने कहा भाई ये तो किताब में ही नहीं है, हम पढ़ाते हैं लेकिन किताब के अंदर नहीं। उन्होंने कहा हम इस पे पास पेपर्स में पहले सवाल पूछ चुके हैं, तो बच्चे से ये एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये चीज़ें देख के आएगा। तो कॉन्सेप्ट अपने पूरे क्लियर करने, ये नहीं सोचना है कि यार आज तक ये चीज़ें टेस्ट हुई हैं नहीं हुई हैं, चीज़ें पूरी करके जानी, ठीक है जी। प्रॉपर कवरेज करनी है कोर्स की, रट्टा नहीं मारना। इसमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है जी। फंक्शन इसके अंदर होंगे, ठीक है जी, फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। ये चीज़ों का रट्टा नहीं मारना, वो पेपर में याद आ जाएंगी, इतनी प्रैक्टिस करोगे सुकून से चीज़ें याद आ जाएंगी। लॉजिक से समझ लेना फॉर्मूले को, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर लोग थ्योरी को थ्योरी समझते हैं, रट्टा मार के जाते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर सर मेरी थ्योरी बहुत अच्छी है सर, मैं कुरान हाफिज हूँ, तो ये तो किताब तो कोई चीज़ ही नहीं है सर, इसमें तो फिर भी मैं अल्फाज इधर उधर कर सकता हूँ रट्टा मारने के बाद भी, मैं तो माशाल्लाह कुरान याद है पूरा। भाई कुरान ही याद हो सकता है और कोई किताब याद नहीं हो सकती है, उसमें अल्लाह ताला का एक
हिसाब है उस कुरान में, कुरान याद हो जाता है क्योंकि उस किताब की बरकत ऐसी है। बाकी कोई किताब याद नहीं होती, याद करने की कोशिश भी मत करना। लोग रट्टा मार रहे होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ थ्योरी विच टेल्स। खुदा के वास्ते इस तरह नहीं, आप नहीं करना। मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में नोट्स दूंगा, आपने वो बुलेट्स ही ध्यान में रखनी, रट्टा नहीं मारना। ऐसा है मेरे प्यारे भाई। और फिर उसने कहा जी हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करना, फिर इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा है। अब एक चीज़ सुन लेना दोस्त, ज़रा सामना अपनी अटैम्प्ट को एनालाइज करें। हम इस वक्त खड़े हैं कहाँ पर? हम खड़े हैं इस वक्त 24 मार्च या 25 मार्च। अच्छा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हमारी अटैम्प्ट आ रही है कब पता है? 17 अगस्त को। 17 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। इसको हमने पूरा जोर लगाने की कोशिश की थी कि ये और आगे चला जाए, लेकिन मसला ये कि ICAP के सितंबर में फाइनल के अटैम्प्ट्स हैं, फाइनल के पेपर्स हैं, तो वो क्लैश हो जाता, तो इसलिए इसको यहाँ रखा गया है, इससे पीछे नहीं जा सकता ये, ठीक है जी। तो 17 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट होने, 25 मार्च आपकी आज हो चुकी है, ठीक है जी। एक महीना पीछे आ जाओ तो ये हमारे पास बनता है जी 15 जुलाई। इस टाइम तक हम अपना कोर्स क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जिस बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर लेने की आदत है, लास्ट अटेम्प्ट का पूरा कोर्स पढ़ा है, वो वहाँ से पढ़ ले। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, वो बेहतर ये कि आप क्लास में बैठ के ले लो। उसमें कुछ एरिया ऐसा है जो ठीक ठाक टेक्निकल है, आराम से घर में बैठ के समझ आ जाएगा। मैंने इतने तमीज़ से इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए मैं, ठीक है जी, कि आराम से बैठ के सुकून से घर बैठ के आप इसको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा मैथ्स कम है वो है तो आप लाइव आके पढ़ें। अच्छा सर, आप इसमें से लाइव कितना पढ़ाएंगे? पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन में लाइव कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी के हमारे पास 2 से 3 चैप्टर टोटल, हमारे पास थ्योरी के तकरीबन कोई 7 से 8 चैप्टर्स, और ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसमें से जो सबसे मेन कंपोनेंट है एक्सटर्नल एनालिसिस, वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। इंटरनल एनालिसिस का एक पोर्शन मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। बाकी तकरीबन कोई सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर और कुछ पोर्शन ऑफ इंटरनल एनालिसिस, ये आपको जो है वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा। जो अच्छा, थ्योरी कितने घंटे की है अगर टोटल देखा जाए? कितने घंटे की थ्योरी है इसके अंदर? 30 आवर्स विद प्रैक्टिस। थ्योरी का पोर्शन इतना बड़ा नहीं है। मसला किसके अंदर है? प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर। सर आप अकेले कोर्स पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, मेरे 2 भाई भी हैं, वो बेचारे बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो कुछ पार्ट वो पढ़ाएंगे, कुछ मैं पढ़ाऊँगा। वाई ICAP हैज़ रिमूव पास पेपर्स फ्रॉम, नहीं रखा हुआ तो है, एजुकेशन स्कीम 2021 के पास पेपर्स वहाँ पढ़े हुए ना, तो आप देख सकते हो। इसको मूव करने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन ये है कि यार ICAP के पास पेपर्स में, पुराने पास पेपर्स में गलतियाँ बहुत थी, तो वो ओवर द पीरियड उन्होंने, आप देखें सोल्यूशन सिर्फ 6-8 पर्चों के आ रहे होते हैं। पास पेपर ज़्यादा होते हैं लेकिन सोल्यूशन किसके आ रहे होते हैं? 6-8 पेपर। तो वो जिम्मेदारी अब सिर्फ अपने हाल की लेते हैं, पीछे की जिम्मेदारी वो भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी। फिर टोटल ओवरऑल 120 घंटे के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। 120 घंटे के अंदर बिरयानी लिया यार, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, और कोई सवाल है? हम शुरू करते हैं। जी मेरा बच्चा। अच्छा, मैं आपको करूँगा ये कि जैसे प्रैक्टिकल पार्ट करा रहा हूँ ना, तो मैं प्रैक्टिकल पार्ट के साथ साथ आपको वो थ्योरी देना शुरू कर दूँगा 10-12 घंटे की, जो मुझे लगता है कि आपको खुद कवर करनी चाहिए। काली थ्योरी है वो, स्ट्रेट थ्योरी है, वो आपको मैं दे दूँगा, वो साथ ही दे दूँगा आपको शुरू में, ठीक है। 1-आध हफ्ते के बाद जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, मैं आपको दे दूँगा। बिरयानी का क्या सीन है? अपने लिए मंगवाइए भाई। हाँ जी। आपसे कांटेक्ट कैसे करूं? मैसेज तो देखते नहीं आप। नहीं, मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा, आप मुझे मैसेज कर दें। आपने बताया यार, एक एक करके पूछ लो, एक साथ 7 सवाल आते हैं, हो जाएगा ट्रांसफ़र, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, ICAP की किताब उठाओगे ना, ICAP की किताब आपने मेरी लेनी है, पैसे आपने मुझे देने हैं। ICAP की किताब बेकार है। ये जो मैंने बात आपके सामने रखी ना, टोटल रबिश और बकवास बात है ठीक है जी। ICAP की किताब को छोड़ के जाओगे, कंफर्म फेल हो जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ICAP की किताब अपने सामने रखनी है, फिजिकल फॉर्म में ना हो तो वर्चुअल फॉर्म में सामने रखना।
मेरी किताब में आपको प्रैक्टिस सवालात मिलेंगे, केस स्टडीज़ मिलेंगी, आपने वो अलग काम के लिए रखनी है, लेकिन किताब आपने आईकैप की खोलनी है, ठीक है जी। और उसमें देखना है भाई ये चीज़ नहीं कराई सर ने, अभी जाते हैं और पूछते हैं सर से कि क्यों नहीं कराई है। सर आपको ये नहीं कह सकते कि कोर्स में नहीं है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि सर ने एक चीज़ कराई हो और वो आपको किताब में नहीं मिल रही हो, ठीक है जी। ऐसा है या नहीं? कितना सीरियस हो के सुन रहा था, वक्त बदल गया जज्बा। अच्छा चलो, अब मुझे एक बात बताएं जी, आपने आईकैप की किताब सामने रखनी है, जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता जाऊंगा आपने उसमें देखते जाना है। अच्छा यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा पहले ज़माने में क्या होता था, आईकैप की किताब को लोग 100% बाय हार्ट पढ़ते थे, रीड करते थे। क्यों? वो MCQs उठाता था। कैसे? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इस फलां फलां, वो किताब की लाइन उठा देता था। अब ऐसा नहीं होता, अब वो MCQs तरीके से बनाता है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, केस होता है, बाकायदा पढ़ के आपको जवाब देना पड़ता है कि ये इस MCQs में है क्या। तो किताब आपने सामने रखनी है कंप्लीशन के लिए कि यार कोई चीज़ सर छुड़वा ना दे। सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 2006 से आप पढ़ा रहे हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो आप तो कोई चीज़ नहीं छोड़ते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको फिर बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर भूल जाता है, नहीं पढ़ाता, छोड़ देता है, ठीक है जी। आपने उसको बोलना है कि सर ये चीज़ पढ़ा दें। ऐसा है, किताब रखोगे कौन सी सामने अपनी? आईकैप की रखोगे। मेरी किताब आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल होगा, मेन किताब आपके लिए क्या होगी? आईकैप। ये मैं फिर बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये ना हो कि बेटा जिससे मेरी किताब नहीं ली तो बेटा वो तो तबाह बर्बाद है, और आईकैप की किताब तो बिल्कुल मत लेना बेटा, उसमें इतनी गलतियाँ हैं कि अगर आपने किसी दिन आईकैप की किताब उठाई तो मेरी हैसियत खुल जाएगी। नहीं, आपने आईकैप की किताब सामने रखनी। अच्छा, अब इस कोर्स को हम कवर कैसे करेंगे? देखिए, हम हफ्ते में रखेंगे 5 क्लासेस, ठीक है। 5 क्लासेस में अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जुम्मा ऑफ होगा। नहीं आते हो हरामखोरो जुम्मे वाले दिन, तुम लोग नहीं आते हो, ठीक है जी। अगर मुझे लगने लगेगा कि यार जुम्मा रखना है तो मैं रख भी दूंगा, लेकिन जुम्मा नहीं आते, उसके बदले हम क्या करेंगे? हफ्ता क्लास रखेंगे। तो जुम्मा और इतवार हमारा ऑफ हुआ करेगा, बाकी जो है वो वीक में आपकी क्लासेस दूंगा। अच्छा, बीच में कभी किसी पॉइंट पे अगर मुझे कुछ छुट्टी करना होगी तो मैं फिर आपका नेमुल बदल क्लास रखूँगा संडे वाले दिन, ठीक है। उसमें भले आप फिजिकल ना हो, ऑनलाइन ले लो, लाइव ले लेना, लेकिन फिजिकल ना भी आओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा क्योंकि इतवार वाले दिन जब आप बैग पहन के घर से निकल रहे हो तो पहला शक आपका अब्बा करता है आप पे कि इतवार को कौन सी क्लास होती है। ये मसले आए हमारे पास, ठीक है ना। ये मसले हैं, एक बच्ची अपने घर से निकली क्लास लेने के लिए, बिल्कुल क्लास थी, उसके घर वालों ने कहा इतवार को कौन सी क्लास होती है। उसके अब्बा ने मुझसे बात की, कहता है आप सर हैं वाकई? मैंने कहा वीडियो कॉल कर ले भाई, मैं सर ही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह के मामलात रहे पास में, तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी संडे को भी क्लास हो जाएगी, ऐसा है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम शुरू करते हैं। और तो कोई सवाल नहीं किसी का है? अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। SATM में कम टाइम है क्योंकि अगस्त में भाईजान जितना टाइम चाहिए होता है ना इस कोर्स के लिए, उतना टाइम हमारे पास है, ठीक है जी। जितना टाइम चाहिए होता है ना उससे ज़्यादा टाइम हमारे पास। मैं वैसे ही 15 जुलाई को कोर्स ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भाई, ये बच्चे जो आ रहे हैं ना, ये इंसान के पुत्र बन के ना आते रहना, ठीक है ना। ये ना हो कि 6 क्लासों के बाद जो है ना यहाँ 5 बच्चा बैठा हो। ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, अभी हमारे जो एडमिशन जोन है उसमें ट्रेंड पता है क्या है? 92% लोगों ने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया हुआ, 92%। सिर्फ 8% लोगों ने क्या किया? फिजिकल के लिए अप्लाई किया। 92% ऑनलाइन जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँ 96% जो है वो ऑनलाइन है आप लोगों का, यानी सिर्फ 4% लोगों ने ऑप्ट किया है कि वो फिजिकल आएंगे, ठीक है जी। ये मैं आपको रेशो बता रहा हूँ खाली, ठीक है जी। MA और BIA इकट्ठे हो सकते हैं, प्रेफरेबली MA शुरू इससे पहले देना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब अटैम्प्ट ऐसी है तो हमें दोनों साथ देने पड़ेंगे। इस सब्जेक्ट में ना MA की कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे बजटिंग जब आप पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो इफेक्टिवली आप साथ पढ़ लें, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। किसके? BI की? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा, आप वहाँ से कवर कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। और उसमें लास्ट टाइम भी ठीक ठाक चीज़ें अपडेट की है।
अच्छा जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ये हिस्टोरिकली इतने नंबर्स के लिए टेस्ट हुआ है। मैंने आपको कहा था कितने अटेम्प्ट्स हुई है, आप देखो किस अटेम्प्ट में ये नहीं टेस्ट हुआ है। एक भी अटेम्प्ट ऐसी नहीं है कि इसमें टेस्ट ना हुआ हो। ये हर पेपर में टेस्ट होता है और शायद होता रहेगा, क्योंकि इसके बगैर पेपर बनना, मजे का पेपर नहीं बन सकता इसके बगैर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर नहीं होगा। तो ये टॉपिक क्या होगा, हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता रहा है और शायद होता रहेगा, ऐसा है। 4 पेपर्स मैनेजेबल हैं, बिल्कुल हैं भाई। ये 13 दिन कटने से कौन सी मौत आ गई है, मैं हर जगह देख रहा हूँ, मैयत हो गई है जी, मर गए जी, 13 दिन खत्म हो गए। और 13 दिन कम हुए कुछ, और कुछ नहीं हुआ इसमें, इस अटेम्प्ट में। इतना लोगों ने पैनिक फैलाया हुआ है। कुछ लोगों ने तो पेपर के अगले दिन क्लासेस शुरू कर दी, उनका बस नहीं चल रहा था, शाम में बुला लें, ठीक है ना। कुछ नहीं है भाई, सुकून से तैयारी करो। हाँ, प्रेशर फील करो ताकि तुम थोड़ा सा एजाइल रहो, एक्टिव रहो। हाँ भाई, ये भी सुन लो, BIA की क्लास के बाद कितने घंटे पढ़ना है घर जाके? 5 से नहीं, आधा घंटा आपने घर जाके सिर्फ क्लास का लेक्चर दोहराना है बस। लेकिन मसला ये आधे आधे घंटे ना तुम जमा करते जाते हो, ठीक है ना। और फिर जाके आप देखते हो कि यार वो पुराना तो कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों? पुरानी फिल्म अगर कोई कह दे तो मुझे ये भी याद होता है कि गोविंदा ने किस जगह पे या शाहरुख खान ने किस जगह पे कौन सा डांस किया था, लेकिन टीचर क्योंकि डांस नहीं कर रहा तो आपको याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप घर जाकर ना सिर्फ आधा घंटा, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर में आपका पूरा लेक्चर घूम जाएगा, ठीक है जी। और आपको एक होमवर्क मिलेगा, वो आधे घंटे में आराम से सुकून से सॉल्व हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपने बेटा रीजनेबल मेहनत भी कर ली इस पेपर में, आप आराम से पास हो जाओगे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा इसमें कि आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि आपसे पेपर हैंडल नहीं हो रहा। हाँ, आप पढ़ के ना जाएं, इसका कोई हल नहीं। पेपर आपने देना, मैंने नहीं देना, ठीक है जी। मैंने देना होता तो आप कहते मेरा भी पेपर दे दो, मेरा भी दे दो, या फीस जमा करते हम सारे और मैं आपकी जगह पे पेपर देने जाता, फिर आप सुकून कर सकते थे। लेकिन पेपर चूंकि आपको देना है तो आपने जो है वो तरीके से इसकी तैयारी करनी है। घर जाओ, हाफ एन आवर सिर्फ उसको दो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अच्छा जी, ये कौन सा चैप्टर है? चेक करो, आपने चैप्टर्स के नाम लिखे थे। ये फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर में जो दूसरा ब्लॉक है उसका पहला चैप्टर है शायद, या पहला ब्लॉक का पहला चैप्टर है। अच्छा चलो, नजर आ गया जी। इसमें एवरेज कितने मार्क्स से टेस्ट होता है? ये 12.5 नंबर एवरेज टेस्ट होता है। 12.5 नंबर का मतलब है 1/8, यानी 8वां हिस्सा पेपर का आपका वैक है, ठीक है जी। वैक है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताएं, बिजनेसेस हैं, ठीक है जी, कितने टाइप के बिजनेस हैं हमारे पास, कितने तर्ज पे जो है वो बिजनेस किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से। एक बिजनेस का बाज़-औक़ात एक ओनर होता है। आपने देखा होगा, एक चाय का होटल है, उसका मालिक, उसका जो है वो उसका मालिक वो अपने घर से पैसे लेकर आया, दिमाग भी उसका, पैसा भी उसका। जब वो मरेगा बिजनेस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? तो सोल ट्रेडर क्या है जी? एक ही बंदा बिजनेस का ओनर होता है, वो पैसे भी लेकर आता है, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता। लोन वोन ले सकता है वो, लेकिन आमतौर पर सोल ट्रेडर एक अकलौता बंदा है, वही बिजनेस देखेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये बंदा जो सोल ट्रेडर है, ये फाइनेंस अपनी जेब से देगा, ऐसा लोन भी ले सकता है, लेकिन इसका कोई दूसरा इक्विटी पार्टनर नहीं होता, ऐसा है नहीं। ARTT एक सोल ट्रेडिंग वो है, एक ही बंदा है। तबानी साहब जो कॉलेज चला रहे हैं TSA, एक ओनर है, ठीक है जी। जो हमारे पड़ोसी हैं उसमें भी एक ओनर है, ठीक है जी। सब जगह आप कॉलेजेस के अंदर देखें एक ओनर है, लेकिन हाँ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप है, जैसे KNS है, वहाँ साजिद और खलील भाई पढ़ाते हैं, वो दोनों पार्टनर्स हैं आपस में। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं। अच्छा पार्टनरशिप में क्या होगा? एक की जगह जो है वो एक से ज़्यादा लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो बिजनेस फैल सकता है, दिमाग भी। अच्छा पार्टनरशिप में भी लिमिट है, कितनी? 20 लोग पैसा लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर बिजनेस इससे भी बड़ा करना है तो इसका मतलब है लिमिटेशन इसमें भी है, सोल ट्रेडिंग में भी लिमिटेशन है। फिर हम क्या करेंगे? कंपनी बनाएंगे। अब सुनना ज़रा, कंपनी कैसे बनेगी, गौर सुनना प्यारे भाई, अच्छे से एक चीज़ सुनना। मैंने क्या किया सर, एक एक्सपेरिमेंट किया और मेरे पास भंग के पत्ते थे,
मैंने उसको बेसन में डाल के पकौड़े बना दिए, ठीक है जी, और वो क्या बन गया, भंग के पकौड़े, ठीक है जी। वो हमने बेचे अपने इलाके में, लोगों को बड़े पसंद आए। लोगों ने कहा यार इसको थोड़ा बड़े स्केल पे करें, कस्टमर बढ़ते रहे। मैंने अपने साथ क्या किया, पार्टनर्स बना लिए, करते करते हम पूरे पाकिस्तान में फैल गए, ठीक है जी, और हमारे 20 पार्टनर्स की जगह भी पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, बिजनेस तो बढ़ता जा रहा है, इंडिया से डिमांड आ रही है, श्रीलंका से आ रही है, अब क्या करें। अब हमने कहा एक कंपनी बनाते हैं। गौर से सुनना, कंपनी का क्या मतलब है, एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है जी, गौर से सुनना। क्या पार्टनरशिप में 20 पार्टनर्स एक दूसरे को जानते हैं? हाँ ना, मनुष्यों अग्रीमेंट साइन किया होता है सबने, कह रहा मेरा पार्टनर है मैं जानता नहीं हूं, ऐसा नहीं होता भाई। 20 लोग हैं यार, पता होता है हमें कि भाई मैं हूं, अब्दुल कुद्दूस है, अब्दुल जब्बार है, अब्दुल कहार है, सब पता होता है। हमने कहा यार पैसा चाहिए बहुत ज्यादा, तो हमें क्या बनानी चाहिए, एक कंपनी बनानी चाहिए। कंपनी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ले आते हैं, क्या बना देते हैं उनको मालिक, और उनको क्या करते हैं, हाथ में क्या पकड़ा देते हैं, शेयर्स। एक सर्टिफिकेट होता है वो, जिसमें क्या लिखा होता है कि ये बंदा एक हिस्से का मालिक है, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है जी। पब्लिक कंपनी में कौन लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं। अब बताओ ये कैसे साबित करेगा कि मैं मालिक हूं कंपनी का, इसके पास शेयर्स होंगे, क्या होंगे, पार्टनरशिप के पार्टनर को साबित करने के लिए शेयर्स की जरूरत, एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ है 20 लोगों का आराम से मालूम हो जाएगा। लेकिन कंपनी के लिए क्या चाहिए, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे ताकि ये लोग साबित कर सके कि मैं क्या हूं कंपनी का। मेरे पास 2 शेयर्स हैं, ठीक है जी, अनफाल के पास 1 शेयर है, क्या हम बराबर के मालिक हैं कंपनी के? नहीं सर, मैं अनफाल के मुकाबले में डबल अमाउंट का ओनर हूं, ऐसा है। तो जितने ज्यादा शेयर्स, अब बताओ जी, एक कंपनी हमने बनाई, यही पकौड़े हम बेच रहे हैं सर, और क्या हुआ कि हमारे पास डॉक्टर्स भी आ गए, शेयर होल्डर्स बन गए, इंजीनियर्स भी बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन गए, ठीक है जी। बिजनेस कौन चलाएगा? एक बंदा कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, मैंने भी पैसे लगाए, तो मैं मालिक हूं तो मैं काम करूंगा, मैं देखूंगा। हमने कहा यार तू डॉक्टर है, तेरा क्या काम इसमें? एक ने कहा मैं इंजीनियर हूं, दूसरे ने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तीसरे ने कहा जी मैं लॉयर हूं, चौथे ने कहा जी मैं जज हूं, पांचवें ने कहा मैं पुलिस वाला हूं। तो क्या ये सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब है एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बिजनेस नहीं चला सकता। बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। उन एक्सपर्ट्स को हम क्या कहते हैं, आसानी के लिए मैं कह रहा हूं, उन एक्सपर्ट्स को हम कहते हैं डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, ठीक है जी। आप जब ऑडिट पढ़ोगे तो डायरेक्टर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है, लेकिन इस वक्त मैं आसानी के लिए क्या कर रहा हूं कि ये 2 वो लोग हैं जिनको अपॉइंट करेगा कौन, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। क्या करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। तो आइंदा के बाद आपको मैं कहूं कि कंपनी, तो आप किसको बोलोगे, कंपनी कौन है, शेयर होल्डर है, ये मैनेजर्स एंड वो हैं, डायरेक्टर्स हैं। ये मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स कंपनी है, शेयर होल्डर कंपनी नहीं है, ऐसा है, ऐसा है नहीं। अब गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, पैसा किसका लगा हुआ है, चला कौन रहा है बिजनेस, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स, ऐसा है। अब गौर से सुनना प्यारे भाई, ये आ गया सर हमारा शेयर होल्डर, ऐसा। और शेयर होल्डर ने पैसा दिया किसको, कंपनी को दिया, कंपनी को पैसा। कंपनी कौन है, ये मैनेजर चलाने वाले, ऐसा। हमने दिया इनको पैसा, कितना पैसा दिया, 100 रुपए। जब कंपनी में पैसा हम डाल रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे इस पे अगर 15% का रिटर्न मिल जाए, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए। डिविडेंड का मतलब कंपनी है 100 रुपए आगे किसी जगह लगाएगी, वहां से जो फायदा आएगा वो कंपनी मुझे दे देगी। मैं क्या चाह रहा हूं, मुझे कितने % का रिटर्न मिलना चाहिए, 15% का, ऐसा है। ये सोच के मैंने क्या किया, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट को पैसे दे दिए। मैंने कहा जी ये पैसे पकड़ें, आप एक्सपर्ट हैं, आप लगाएं बिजनेस के अंदर, कमाएं, मुझे भी दे दें 15% उसमें, ऐसा। अब गौर से सुनना, कंपनी ने इस पैसे को आगे लगाया किसी प्रोजेक्ट में। जब मैं कहूंगा ना प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है, आज आपके पास पैसा पड़ा है, आपको स्कूल खोलते हो, ये क्या एक प्रोजेक्ट है। आपके पास पैसा पड़ा है, आप एक गाड़ी ले लेते हो और इन ड्राइव में लगा देते हो, ये क्या है, प्रोजेक्ट है। आपके पास पैसा पड़ा है, आप एक अस्पताल खोल लेते हो, इसका क्या मतलब है, ये एक प्रोजेक्ट है। तो कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा डालेगी। कंपनी को पैसा देगा कौन, शेयर होल्डर। इसका मतलब है शेयर होल्डर एक अलग है और कंपनी एक अलग एंटिटी, ऐसा है। पैसे किसने दिए, क्या सोच के दिए,
कि मुझे रिटर्न चाहिए कितने % का। अब बताओ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के ऊपर एक बर्डन है कि इस 100 रुपए पे क्या कमाना है, कम से कम 15%। क्या चीज, कम से कम 15%। अब बताओ इन्होंने प्रोजेक्ट ए में पैसे डाल दिए 100 रुपए और प्रोजेक्ट ए इनको रिटर्न दे रहा है 18% का, कितने का। अब बताओ कंपनी को रिटर्न मिल कितने का रहा है और कंपनी ने शेयर होल्डर से वादा कितने का किया है, तो क्या शेयर होल्डर खुश रहेगा? क्या कंपनी इस पोजीशन में होगी कि शेयर होल्डर को 15% दे सके? ऐसा है। अब बताओ इस कंपनी की 2 जिम्मेदारियां, क्या 2 जिम्मेदारियां? सबसे पहली जिम्मेदारी है कि ये जो शेयर होल्डर्स है ना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ डिटेल में, कोशिश करें कि जी ये कम से कम रिटर्न मांगे। और दूसरा क्या है इनकी जिम्मेदारी है कि जो पैसा मिले उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पे इन्वेस्ट करें। ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से दिमाग में लगाना, ये सारी चीज़ें हमने अभी आगे जाके पढ़नी। अब बताओ सर, एक और बंदा आया, इसका नाम है मिस्टर डरपोक, और इसका क्या नाम है ऊपर वाले का, शेयर होल्डर। ऐसा, शेयर होल्डर ने कहा मैंने कंपनी में 100 रुपए डाले, माशाल्लाह यार 15% का प्रॉफिट, 15% कमाने का कहा था, कंपनी ने 18 कमा के दे दिए, बेहतरीन लोग हैं ये लोग। इस डरपोक ने कहा यार मेरा भी पैसा लगा दे यार। हमने कहा आजा तू भी शेयर होल्डर बन जा। तो उसने कहा शेयर होल्डर बनने में फायदे क्या है? हमने कहा भाई आप पैसा दोगे कंपनी को, कंपनी आगे लगाएगी, आगे से पैसा आएगा। देखो मैं सोच रहा था 15%, कंपनी ने कितने कमाए, तो मुझे 18 मिल गए। इसने कहा अगर कंपनी 12 कमाती तो शेयर होल्डर ने कहा फिर 12 मिलते। उसने कहा कंपनी अगर पैसा डुबो देती तो शेयर होल्डर ने कहा डूब जाता है। अल्लाह मालिक है यार, बंदा काम करने निकलेगा तो फायदा भी होगा नुकसान भी होगा। डरपोक ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक तो 50 रुपये दूंगा भाई, और मैं चाहता हूं मुझे 10% का रिटर्न मिले। कितने का भाई? मेरे को टेंशन नहीं लेने का, मेरे को टेंशन नहीं लेने का, मैं चाहता हूं मुझे 10% लगातार मिलता रहे, कंपनी कुछ भी कमाए, मुझे कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदार। अब बताओ क्या ये बंदा शेयर होल्डर कहलाने के लायक है? नहीं। इसने कंपनी को कहा मैं आपको दे रहा हूं 50 रुपये, मेरे 50 रुपये डूबने नहीं चाहिए, और मेरे 50 रुपये में क्या मिलना चाहिए मुझे? आपको नहीं लगता ये बंदा एक बैंक है टेक्निकली, और ये जो 50 रुपये तो लोन है? ऐसा है नहीं। लोन वाला क्या करता है, आपको उधार देता है, कहता है मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए। आपने एक दोस्त से उधार लिया और जाके जुए में हार गया, दोस्त ने कहा उधार जो दिया था, आपने कहा पैसा खत्म। उसने कहा भाई मैंने तुझे उधार दिया था, तो मैंने कहा मैंने लगा दिया बिजनेस में, जुआ ऐसा बिजनेस, और मैं हार गया उसमें, तो क्या वो मानेगा? नहीं सर, वो आपको पकड़ के जो है ना कूट देगा वहां पर। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त होता कहता कि हाँ ये पैसा ले, माशाल्लाह जबरदस्त जुआरी है तू, मेरे भी जाके लगा दे, जीते तो बल्ले बल्ले, नहीं तो लॉस हो गया तो आगे कुछ बोल नहीं सकता, लॉस हो जाएगा। ऐसा है। अब मुझे बताओ ये मिस्टर डरपोक एक शेयर होल्डर है या ये एक लोन प्रोवाइडर है? तो हम कह रहे हैं ये एक लेंडर है, शेयर होल्डर नहीं है। ऐसा। लेंडर ने कंपनी को कितने पैसे दिए? कंपनी के पास टोटल कितने हो गए? 150 हो गए। अब बताओ जी कंपनी ने ऊपर वाले 100 रुपये पे कितना कमाना है? 15%। नीचे वाले 50 पे कितना कमाना है? नीचे वाला बंदा क्या 16% मांग सकता है? नहीं। क्यों? हम कह रहे हैं भाई तू रिस्क भी नहीं ले रहा, तो तेरा रिटर्न भी क्या होना चाहिए? ऊपर वाला बंदा क्या रिस्क ले रहा है? अगर लॉस हुआ तो डूब जाएगा वो, फायदा हुआ तो फिर उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो शेयर होल्डर है, वो रिस्क ले रहा है, रिस्क टेकर है। नीचे वाला बंदा नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना भाई, मैं 50 रुपए लगा रहा हूं, मुझे बस 5 रुपए का मुझे रिटर्न हर साल दे दिया करो। ऐसा। अब बताओ कंपनी के पास टोटल कितना पैसा है? 100 रुपए पे क्या कमाना है कंपनी ने? ऐसा, यानी कि कितने कमाने हैं? और 50 रुपए पे क्या कमाना है? यानी कि कितने कमाने हैं? यानी कि कंपनी को टोटल कितने कमाने हैं? यानी कि कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितना है? अब बताएं कंपनी ने वेटेड एवरेज बेसिस पे कितना कमाना है? 20 डिवाइडेड बाय 150 जी 13 पॉइंट। अब बताओ कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? कंपनी ने कितना कमाना है? अपने 150 पे कितने कमाने हैं? 13
3% कंपनी ने ये 150 रुपये एक प्रोजेक्ट में डाल दिए, अब वहां से उसको 18% का रिटर्न मिल रहा है। शेयर होल्डर खुश रहेगा, डेट होल्डर भी खुश रहेगा? हाँ सर बिल्कुल खुश रहेगा। उसको कितना रिटर्न मिलना है? 10%। चाहे कंपनी करोड़ रुपए कमा ले, उसको देना कितना है? मुझे एक बात बताए, कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न कमाना है 150 पे? 13.33। ये 13.33 कहां से आया? ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज शेयर होल्डर कितना मांग रहा था, डेट होल्डर कितना मांग रहा है, नहीं लेंडर कितना मांग रहा है, तो इन दोनों का एवरेज निकालो तो 12.5 होता है। लेकिन दोनों का कैपिटल बराबर नहीं है, किसका कैपिटल ज्यादा है? तो इसलिए आप देखो कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिटर्न है 13.33%, वो 15% के ज्यादा करीब है। 15 और 10 का एवरेज कितना होता है? 12.5। ये 13.33% 12.5 से ज्यादा क्यों है? क्यों? इसका मतलब है सर हमने ये 13.33% निकालते हुए कैपिटल्स भी देखे दोनों, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज। अब सुनना जरा, बताओ कंपनी ने करना क्या पूरे साल? इस 150 रुपए पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल के कम से कम कितना कमाना है? अब बताओ कंपनी ने ये पैसा लगा दिया किस पे? 18% पे। कंपनी को 18% का रिटर्न मिला, उसमें से कंपनी ने आगे कितना देना है? 13.33%। ऐसा है। अब बताओ कंपनी, ये जो 13.33% है, ये कंपनी के लिए एक टारगेट रिटर्न है, कंपनी को हासिल करना है। ये पैसा अगर हासिल नहीं कर पाया तो शेयर होल्डर और डेट होल्डर के सामने इसकी नजरें झुक जाएंगी, ये कहेगा मैं फेल हो जाऊंगा एज अ कंपनी। ऐसा है। अब बताओ कंपनी को 100 रुपए पे क्या कमाना है? 15%। सर 50 रुपए पे क्या कमाना है? ओवरऑल बेसिस पे क्या कमाना है? 13.33। ये 13.33 टेक्निकली कंपनी को कमाना है। ऐसा है। कंपनी ने आगे कितने पे इन्वेस्ट कर दिया? 18% आ रहा है, इनकम हो गई। इसमें से 13.33% देने हैं, ये कॉस्ट हो गई। ऐसा। तो बताओ कंपनी के पास पैसा जो आ रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? एक बैंक से लोन लेते ना, सूद उसकी कॉस्ट है। कंपनी को पैसा मिल कितना रहा है? 150। इसकी कॉस्ट कितनी है? 13.33। इस पर रिटर्न कितना कमा रही है कंपनी? 18%। तो क्या रिटर्न कॉस्ट से ज्यादा है? इसको मैं कॉस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कंपनी ने कमा के आगे देना है इनको। ऐसा है। कंपनी एक अलग एंटिटी है, शेयर होल्डर और लेंडर एक अलग एंटिटी है। शेयर होल्डर और लेंडर ने कंपनी को पैसे कितने दिए? 150। कंपनी ने उस पर कमाना कितना है? भाई आप एक बैंक से लोन लेकर आए 10% पे, कम से कम कितना कमाना है आपने बिजनेस में लगा के इसको? 10%, ताकि आप क्या पे कर सको? सूद पे कर सको। सूद आपके लिए कॉस्ट है। ऐसा है। कंपनी के लिए कॉस्ट क्या? इधर क्या कॉस्ट है कंपनी की? 13 पैसा कहां से आया? शेयर होल्डर ने दिया। और ये हमारे मामा के लड़के हैं या ताया के लड़के? कोई भी नहीं है सर। इनको क्या देना है हमने? इनको हमने देना है रिटर्न। ठीक है जी। इनका रिटर्न, इनका रिक्वायर्ड रिटर्न कंपनी के लिए एक कॉस्ट है। कंपनी को हर हाल में ये कमाना है। कंपनी ने कितने कमाए? कंपनी क्या कहेगी? मैंने 18% कमा के 13.33% की कॉस्ट पे की। ऐसा है। तो मुझे बताओ 13.33% क्या है? एक कॉस्ट है। और कौन सी कॉस्ट है? वेटेड एवरेज कॉस्ट है। ऐसा। तो हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। का मतलब आज के बाद बीआईए में कैपिटल का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है। आज के बाद बीआईए में कैपिटल का मतलब हर वो पैसा है जो कंपनी को कहीं से भी मिले, चाहे उसको शेयर होल्डर दे, चाहे उसको बैंक दे। बताओ यहाँ कंपनी का कैपिटल कितना है? 150 रुपए का। उस पर कंपनी ने कमाना कितना है? 13.33। 13.33 क्या हो गया? कॉस्ट हो गई। उस कॉस्ट को अंग्रेजी जुबान में हम क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आसान अल्फाजों में वैक। आसान अल्फाजों में वैक कहते हैं। कंपनी ने कमाया कितना? ये क्या कहलाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। ये क्या कहलाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। ऐसा है। अब बताओ कंपनी का जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को कवर करे। बस क्या करे? कंपनी काम ऐसा करे कि जो कॉस्ट हो उसको कवर करे। ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कंपनी के फाइनेंसर्स कौन है? शेयर होल्डर और डेट होल्डर। इन्होंने कंपनी को फाइनेंस दिया। क्या सोच के दिया? कि हमें रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न इनके लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। कंपनी ने क्या किया?
ये पैसा आगे इन्वेस्ट कर दिया, कितने कमाए? 18% जब कमाई, ये कंपनी का क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल है। क्या कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर पा रही है? अगर कवर कर पा रही है तो कंपनी का एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया? छापो उसको। अस्सलाम वालेकुम हुनैन, इसमें एक्टिविटी सिर्फ एक ही में हो रही है बस, जिसका मैंने आपको भेजा ही है। आई कैप की बुक सॉफ्ट कॉपी में रख लें और अपने पास, और आपकी बुक जब आ जाएगी, हाँ कोई मसला नहीं है। क्या मैंने आपको किसी पॉइंट पे कहा कि मेरी किताब फिज़िकल में ख़रीदना, ये मैंने आपको किसी पॉइंट पे कंपेल किया? नहीं। पुरानी किताब नहीं लेना, अगर आपके पास को ख़रीदने का सीन भी हो तो पुरानी मत लेना, क्योंकि पुरानी किताब में गलतियाँ थी काफ़ी सारी, वो हमने बैठ के सही की हैं अभी, ठीक है ना? तो वो मत लेना। मेरी किताब आ जाएगी, एक हफ़्ते में ही आ जाएगी, उस पर काम हो चुका है, प्रिंटिंग पे चली जाएगी कल परसों, ठीक है जी। मेरी किताब अक्सर और बेशतर लोग करते ही हैं कि उसकी कॉपी बनाते हैं, ठीक है, और वो उठा के फैला देते हैं डिफरेंट लोगों में, ठीक है। तो ये नहीं करो, ठीक है, करोगे तो तुम लोग तब भी, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आप तक पहुँच जाए तो बेहतर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसा है, मैं आपको क़यामत के दिन इस चीज़ के लिए नहीं पकड़ूंगा, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको पकड़ूंगा, ठीक है जी। क्लासेस डेली होंगी? नहीं बेटा, हफ्ते में एक होगी। मतलब हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी, जुम्मा और इतवार छोड़ के। रुक जा भाई दानिश, कितनी दफ़ा ये कमेंट लिखेगा? इतना लंबा कमेंट है, पेज से बाहर जा रहा है, रुक जा, मैं आराम से पढ़ लेता हूँ उसको। अच्छा जी, देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला ना क़यामत के दिन ऐसे भी लोग आएंगे जो ना पूरी ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह के किसी हुकूक का ख्याल नहीं रखा होगा, कोताही में जो है वो नमाज़ें भी छोड़ी होंगी, रोज़े भी छोड़े होंगे, बहुत उल्टे सीधे उनके हिसाब किताब, लेकिन उनके पल्ले ना किसी इंसान का लेन देन नहीं होगा, ना किसी इंसान को कुछ देना होगा उन्होंने, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हुकूक अल्लाह पे आते हैं, अल्लाह उसको पकड़े, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का हिसाब किताब है। लेकिन जब क़यामत के दिन बंदा ऐसा जाएगा ना ऊपर, जिस पे किसी बंदे का लेन देन निकला, अल्लाह फिर छोड़ेगा नहीं उसको, ये मैं आपको बता दूँ। अल्लाह कहेगा पहले उससे सेटल करो जाके, दो उसको सारी अपनी नेकियां सब कुछ, अगर आखिरत पे ईमान है ना, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों में ना इस चीज़ की तमीज़ होती है, और वो बनते हैं मेरे अच्छे प्रोफेसर। चोरी नहीं करो यार किसी के लेक्चर चोरी करने का बायस बनोगे, क़यामत के दिन तो जवाब देना पड़ेगा। मेरे लेक्चर चोरी करोगे, ज़मीन पे भी हिसाब लूँगा मैं, ठीक है ना, और मैं लूँगा हिसाब किताब। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ फिर आप, ठीक है, लेकिन आप मेरे बच्चे हो, कोई मसला है, फ़ी के अंदर इशू है, आप आगे बात करो, यकीन करो हद्दुल इम्कान हम अकोमोडेट कर लेंगे। यतीम बच्चा हो, बच्ची हो, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, हमारे लिए मसला नहीं है। और कुछ सैयद हो, उसके तो हम यार यकीन करें, उसके तो हम पाँव धोएंगे यार, ठीक है ना। सादात तो हमारे लिए हमारे सर का ताज है, ठीक है ना, अल्लाह के नबी की किसी से भी निस्बत है, हम तो उसके चप्पल भी उठाएंगे यार, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप आके बात करो, मैनेज कर लेंगे, लेकिन चोरी नहीं यार, ये एटलीस्ट तुम लोग के अंदर आदत होनी चाहिए। चाहे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिस जगह बैठ के काम कर रहा होता था ना, मेरे सामने ट्रेडिंग हो रही होती थी, कंपनी का एक टारगेट परचेज होता रहा कि जी हमने आज PSO के 5 लाख शेयर्स खरीदने हैं, मिसाल दे रहा हूँ। तो आपको पता ना, जब कंपनी 5 लाख शेयर्स खरीदना शुरू करेगी तो किससे खरीदेगी? किसी के पास 500 शेयर रह जाए, किसी के पास 200 शेयर। जब कंपनी खरीदना शुरू करेगी तो शेयर की प्राइस क्या होगी? मुझे पता होगा ना कि अभी PSO की प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं भाई को कॉल ना कर दूं, भाई तू एक काम कर, 5000 शेयर ले ले PSO में, अभी चल रहा है कोई 295 का, थोड़ी देर में इंशाल्लाह 305 हो जाएगा। तो कमा सकता था ना मैं कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो मेरे से पहले जो बंदा ये चीज़ें देख रहा था ना, वो SCCP की इंस्पेक्शन में पकड़ा गया था, ठीक है ना, इंसान का डर आ गया कि यार ये पकड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बारे में लिखा उन्होंने इंस्टीट्यूट को कि यार ACCA को लिखा कि भाई ये करप्ट आदमी है, ये किया इसने, वो किया, इसकी क्वालिफिकेशन रोक दी। ACCA ने भी रोक दिया भाई,
ठीक है जी। तो एक तो मेरी वहाँ से जो है ना हालत टाइट हो गई। मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह तो देख रहा है लेकिन बंदा भी देख रहा है, ठीक है ना। दूसरा फिर मैं ये सोचा कि यार मेरे नसीब का रिस्क, अगर मैं इस चीज़ पे कायल हूँ ना कि वो अल्लाह ने लिख के रखा हुआ है, तो मैं उसको हराम में ढूंढूंगा, हराम में मिल जाएगा, हलाल में ढूंढूंगा तो हलाल में मिल जाएगा। यार सुकून से बैठ जाओ, तसल्ली से आ जाएगा जितना आना हुआ। तो बेईमानी नहीं करना, ठीक है जी। सर अगर कोई खुद करे वो भी गलत होता है? अगर कोई खुद मतलब जैसे शेयर्स ले ली कंपनी ने लिए तो वो खुद भी ले ली, शेयर्स ले लेगा, मतलब जैसे आपने देखा कंपनी ने लिए फिर आपने ले ली, वो गलत होता है? गलत है ना। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास थी कि मेरी कंपनी 5 लाख शेयर्स खरीदने वाली नहीं थी ना, तो मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई? प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसको अगर यूज़ करूंगा तो किसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ? अवाम के साथ। गलत बात है ये। तो ऐसे ऐसे लोग हमने देखे 25,000 तनख्वाह है, हाथ में जो है वो एप्पल वॉच पहनी हुई है, ठीक है जी, 25,000 रुपये तनख्वाह है, और कह रहे गाड़ी नहीं ले सकता लेकिन बाइक 5 लाख रुपए वाली रखी हुई है। ये हमारी कंपनी में एम्प्लॉय था, पकड़ा गया इस काम के अंदर, जलील हुआ, निकाल दिया गया, एसी से किया हुआ था, इधर उधर फेंक दिया उसको। ट्रेनिंग करने आया था हमारे पास। मैं कहा नहीं यार नहीं, मैं कहा अल्लाह तेरे से डर के कर रहा हूँ। बंदे का कोई डर थोड़ी है, असल डर किसका था? लेकिन कर लिया ना कुछ ना, ऐसा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या टाइम हो गया क्या हमारा? अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें हमने आगे देखनी है, और कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको और आगे लेके जाएंगे। कल नहीं, अब हमारी क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है जी। अच्छा सुन, सैटरडे को क्लास होगी और फिर हमारी उसकी अगली क्लास होगी मंडे वाले दिन। मंडे से हमारे फिर प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अच्छा जी, एक है आप सैटरडे को, कल हमारी जो है वो क्लास उसकी है, ग्रुप 1 की है, ठीक है। फिर जुमे को हम ऑफ करेंगे और फिर हम सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा दूसरी दो छोटी छोटी चीज़ें और कि हमने आज वैसे इतनी चीज़ें पढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक होमवर्क घर जाके मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा हमारे ग्रुप पे को 3-4 जो है वो टीचर असिस्टेंट है मेरे, वो आपको हेल्प करेंगे। उसमें अब्दुल्ला जो यहाँ टैक्स पढ़ाता है वो भी होगा, हमारा मोहम्मद अली भी होगा, एक मुजम्मिल है। ये सारे वो बच्चे हैं जो बड़े तेज़ बच्चे हैं, ठीक है, जो आपका माशाल्लाह उनके साथ इंटरेक्शन रहा भी होगा पिछले उसमें। अच्छा मेरा नंबर ले ले भाई, ये मेरा नंबर मांग रहा है। क्या चीज़? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं ना, हैं? देना है तुमने उनको कुछ? नहीं देना ना। उन्होंने कहा यार कुत्ता पालने से बेहतर है इसको पाल लेते। मजाक कर रहा हूँ भाई, अल्लाह करे तू इस काबिल बने, ठीक है जी। तो ये मेरा नंबर है भाई। सर जो चैप्टर से करने हैं वो बता दें, मैं वो देता जाऊँगा साथ साथ में। इस पे रिप्लाई नहीं आता कर लेता है, ठीक है जी। अच्छा एक छोटी सी हम तस्वीर लेके रखेंगे, हर बैच में मैं रखता हूँ लेके, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि इसमें कितने क्वालिफाई हुए हैं, तो बहुत कम लोग निकलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट ऑनलाइन वालों